अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान, खालिद क़य्यूम और सलमान आबिद के साथ मैं हूँ इसाराना और प्रोग्राम खबर की खबर में आपको खुशामदीद कहता हूँ और इस दुआ के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह ताला ये दिन आपके लिए खैर बरकत लेके आए और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें लेके आए। अखबारात ने क्या किया, कैसे देखा, कौमी मामलात को एक नज़र आपको दिखाते हैं। वजीर आजम इमरान खान के दौरे सऊदी अरब के दौरान पाक भारत ताल्लुकात दोस्त ममालिक के सरबराहों से मुलाकातें और सऊदी अरब के दिफा से मुतालिक बयान को आज के तमाम अखबारात ने नुमाया कवरेज दी। रोजनामा दुनिया ने वजीर आजम के पाक भारत मैच के तस्करे को सुर्खी में जगह दी। भारत को क्रिकेट में मार पड़ी, अभी ताल्लुकात की बात ठीक नहीं, इमरान खान। मसला कश्मीर पर वजीर आजम के बयान को रोजनामा एक्सप्रेस ने अहमियत दी। मसला कश्मीर हल कर दें, भारत से कोई झगड़ा नहीं, वजीर आजम। दौरे सऊदी अरब के दौरान वजीर आजम के बयान को रोजनामा पाकिस्तान ने कुछ इस तरह हाईलाइट किया। सऊदी अरब के दिफा के लिए साथ खड़े हैं इमरान खान। रोजनामा नवाए वक्त की सुर्खी के अल्फाज हैं, भारत के साथ क्रिकेट आगे बढ़ाना चाहते हैं, सऊदी अरब को खतरा हुआ तो साथ होंगे इमरान खान। रोजनामा जंग ने वजीर आजम के खिताब से इन अल्फाज का चुनाव किया। मसला कश्मीर हल हो जाए तो भारत से झगड़ा खत्म, अच्छे हमसाये की तरह रह सकते हैं इमरान खान। अंग्रेजी अखबारात में एक्सप्रेस ट्रिब्यून की सुर्खी के अल्फाज है, डिटांट विद इंडिया टू बूस्ट बिग मार्केट्स एक्सेस इमरान खान। डेली टाइम्स की टॉप स्टोरी के अल्फाज हैं, नॉट अ गुड टाइम टू टॉक टू इंडिया पीएम। डॉन अखबार ने वजीर आजम के खिताब को टॉप स्टोरी के तौर पर लिया। इमरान अर्ज सीरियस जॉइंट एफर्ट्स टू टैकल क्लाइमेट चेंज। द नेशन की हेडलाइन स्टोरी के अल्फाज हैं, पीएम सेज पाकिस्तान विल स्टैंड विद सऊदी अरेबिया अगेंस्ट एनी थ्रेट। द न्यूज की मेन स्टोरी है, नो रो विद इंडिया इफ कश्मीर रिजॉल्व्ड। ये थी जी आज की अहम खबरें और हमारे अखबारात के बाद जो हमारे प्रोग्राम का रनडाउन है वो मैं इनका आपसे शेयर कर दूं। वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब और नए इम्कानात। भारत क्रिकेट और इंतहा पसंदी। अपोजिशन की तहरीक और क़यादत गायब। T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड। कौमी अखबारात में पाकिस्तान की जीत पर इदारी आज का प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। रोजनामा एक्सप्रेस ट्रिब्यून में सरवर बारी का कालम है आज इलेक्शन के हवाले से NA 133 और आज के प्रोग्राम में टॉप 10 ट्रेंड जो है ट्विटर का वो भी हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। अच्छा, वैसे मुझे ही सर्दी महसूस हो रही है या वाकई सर्दी का थोड़ी सी आमद जो है वो आना शुरू हो गई है। थोड़ी चेंज आई, लेकिन मुझे पसीना आ रहा था। ये क्या चक्कर है शफीक को, इस सर्दी में भी पसीना आ रहा है और साढ़े और गर्मी में क्या हालात होंगे हमारे बुजुर्ग कहते होते थे पुत्र खुराका खा दी है, लगता है अब चारों में इसने अकेले नहीं खाया। अच्छा माशाल्लाह उसकी फिजिक भी बता दी कि इसने अकेले नहीं खाया। एक रिपोर्ट हम शेयर करते हैं जी वजीर आजम के दौरे सऊदी अरब के हवाले से, फिर इस पर बात करते हैं। वजीर आजम इमरान खान ने वाजे किया है कि पाकिस्तान सऊदी अरब के दिफा के लिए पुरअज़्म है। किसी भी मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान सऊदी अरब के शाना बशाना खड़ा होगा। दोनों ममालिक के दरमियान दरीना ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव सरबराही इजलास में वजीर आजम इमरान खान ने शिरकत की। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वजीर आजम इमरान खान का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि माहौलियाती मसाइल से इंसानों को सबसे बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। माहौलियाती मसाइल को संजीदा ना लिया गया तो खतरनाक नताइज का सामना करना पड़ सकता है। दुनिया के 10% ममालिक 80% माहौलियाती तब्दीलियों के जिम्मेदार हैं। And then we have these flooding, unprecedented floodings. We in Pakistan face, and not just Pakistan, all along the whole humanity living on the base of the Himalayas and the Karakoram, which depend on their water, on the river waters from the glaciers. All of us face this stark reality that the glaciers are melting at a fast pace.
उन्होंने कहा कि मुल्क में कोयले से तवानाई पैदा करने का कोई नया मनसूबा शुरू नहीं किया जाएगा। 2030 तक पाकिस्तान 7% काबिल तजदीद तवानाई जराए पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। वजीर आजम का कहना था कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए 44% सरमायाकारी कर रहा है। कॉन्फ्रेंस में दोस्त ममालिक के वज़राए आज़म, सुदूर बड़े आलमी कंपनियों के एग्जीक्यूटिव्स, चेयरमैन आलमी तंजीमों के सरबराहान, बैनुल अक़वामी शख्सियात, स्कॉलर्स और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। ये था जी एक रिपोर्ट हमारी, और हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं जनरल अमजद शुएब साहब सऊदी अरब के दौरे के हवाले से, और एक दो और इशूज़ पे मैंने कहा उनसे बात कर ली जाए। जनरल साहब, वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब के दिफा के हवाले से एक बार फिर पाकिस्तानी मौक़िफ़ का अदा किया है, कैसे देखते हैं इसको आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये हमारी कमिटमेंट है अरसा दराज से सऊदीज़ के साथ। जब हमने एग्रीमेंट किया था उसके नतीजे में हमारे ट्रुप्स वहाँ पे होते हैं। आज भी हमारे ट्रुप्स वहाँ पे हैं, फौज है वहाँ पे। तो इन हालात में ये एक आप कह लीजिए कि एक नए सिरे से अदा किया जा रहा है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से उस माहिदे की तजदीद के तौर पे जो हमने 1985 में गालबन किया था, और उसके बाद से लगातार हमारे ट्रुप्स वहाँ पे होते हैं। और सऊदीज अगर कोई मजीद मांगेंगे ट्रुप्स अपने दिफा के लिए तो मजीद देंगे, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ जो वाज़ेह हमने की पहले भी और हमें करते रहना चाहिए, वो ये है कि हम सऊदी अरब के ऊपर कोई अगर बाहर से हमला करता है तो उस सूरत में सऊदी अरब का दिफा करेंगे। लेकिन अगर सऊदीज ये चाहें कि हमारे लोग जाके वहाँ पे यमन में लड़ें या किसी और जगह इराक में, वो हमारे मैंडेट में शामिल नहीं है। तो दिफा का मतलब यही है कि अगर सऊदी अरब पे कोई हमला होता है तो पाकिस्तान हर लिहाज से अपना रोल अदा करेगा दिफा का। अच्छा सर, पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी और उसके बाद भारत में मुसलमानों के खिलाफ एक बार फिर जो आरएसएस मेंटेलिटी है वो सामने आई। इस सूरत हाल पर आप कैसा महसूस करते हैं कि ये एक असल जो गेम है ये क्या हो रही है? देखिए, आरएसएस ने सिर्फ एक काम किया और वो है कि नफरतों के बीज बोए, मुसलमानों के खिलाफ, कश्मीरियों के खिलाफ, जहाँ भी मुसलमान हैं। आप ये देखिए कि बांग्लादेश के लोग जो कि मुसलमान हैं उनको इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पैदा करके तो उभारा था। नतीजा ये कि वो बड़ा अरसा वो नफरत रही, लेकिन अब मोदी के आने के बाद जो कुछ मुसलमानों के साथ हो रहा है तो बांग्लादेश में भी वो तौर तरीका बदल गया बिल्कुल। अभी हमारी जो फतह हुई है क्रिकेट मैच की, ये बांग्लादेश में ढाका के सीन भी मैंने देखे हैं जहाँ लोगों ने खुशी मनाई। तो कश्मीर में तो है ही, कश्मीर तो बेचारे हमेशा से पाकिस्तान की फतह को अपनी फतह समझते हैं। असल चीज ये है कि ये मैसेज मोदी को गया है कि तेरे नफरतें बढ़ाने से हमारे इरादे और मजबूत हुए हैं मुसलमानों की सभों में और कश्मीरियों की सभों में खास तौर पे इत्तेहाद पहले से बेहतर हुआ है। और उसको मैसेज दिया गया मोदी को कि ये मत समझो कि तेरी सख्ती से और जुल्म करने से तो हमारे इरादे बदल जाएंगे या हमारी सोच बदल जाएगी। वो वही है पाकिस्तान के साथ इलाहाक कश्मीर का। तो ये मेरा ख्याल है असल मैसेज ये है जो भारत की हुकूमत को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ताकि वो जो जुल्म बर्बरियत करके तो इस तवक्को पे बैठे हैं कि शायद इससे वो अपने मज़मूम इरादे जो हैं वो अज़ाइम पूरे कर देंगे, वो नहीं होंगे। कश्मीरी भी बिल्कुल डिटर्मिन्ड हैं जहाँ भी हैं, और बाकी भी जगह पे मुसलमान जो हैं वो इनकी हरकतें, इनकी करतूतें, इनके मुसलमानों के खिलाफ साजिशें वो सब समझते हैं। अच्छा सर, कल आप एक प्राइवेट चैनल के प्रोग्राम में बैठे थे और जिसमें हुकूमत और अस्करी क़यादत के दरमियान इख्तलाफात पे बड़ी बात हो रही थी, तो सर क्या कुछ सहाफ़ी प्लांटेड सवाल करते हैं तो आप समझते हैं कि ये जो सहाफ़ती इक़दार है उसके मुताबिक होती है, उनका एजेंडा क्लियर हो जाता है उनकी बातों से? देखिए, ये सहाफत का एक बदनुमा चेहरा है, बदनुमा रुख है। सहाफत जो है वो बिल्कुल मेरिट भी होनी चाहिए, जिसे हम कहते हैं कि ये गैर जानबदाराना, उससे फिर आवाम को एतमाद रहता है। वरना वो चैनल या वो अखबार जो एक तरफा बात करते हैं, किसी वक्त उनको अपोजिशन की बात करनी है तो वो चल निकला सिलसिला, अगर हुकूमत के साथ को मिल गए हैं तो वो हुकूमत का किस्सा लेके बैठे रहते हैं।
उससे फिर उन अखबारों पे एतमाद है। मैंने कई दफ़ा सुना है कि लोग कहते हैं नहीं जी फलां चैनल को क्या सुनना, वो तो यही कहेंगे, उनका तो ये जितना मर्जी अपोजिशन गलत काम करे वो तो कहेंगे ठीक कर रहे हैं। तो ये वही वो जो हम बात कर रहे हैं, मैंने कहा कि सहाफत का एक बदनुमा चेहरा है। ये चेहरा वही है जो कि बाज़ सहाफ़ी समझते हैं कि वो इससे अपने लिए कोई फ़ायदा ले रहे हैं। अगर कोई अपोजिशन के किसी लीडर से फ़ायदा ले रहा है तो वो उसको सामने पेश कर रहा है फरिश्ते की शक्ल में, लेकिन अवाम ये चीज़ें जब देखते हैं तो उनको नफरत हो जाती है उन चैनल से या उन अखबारों से। हाँ, शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया बात करने का। शफीक साहब, वज़ीर आज़म ने कल सऊदी अरब में एक अच्छा मैं समझता हूँ कि प्लेटफॉर्म था जहाँ पाकिस्तान ने अपनी नुमाइंदगी की और वहाँ पे कारोबारी हवाले से सरमायाकारी के हवाले से एक फ़िज़ा थी। अच्छा पाकिस्तान को वो मिल सकता है इनिशिएटिव वहाँ से। जी थैंक यू राना साहब। असल में प्राइम मिनिस्टर के दौरे के ना दो मेन इवेंट थे। एक तो सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए, दूसरा था मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस जो क्लाइमेट चेंजेस के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर का बहुत बड़ा कंसर्न है क्लाइमेट चेंजेस के हम क्या क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं। उन्होंने जिक्र भी किया कि हमारे ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं और फिर सैलाब, फिर बेमौसमी बारिशें, ये सब ये इफ़ेक्ट करती हैं आपकी एग्रीकल्चर पे, आपकी खुराक पे। फूड सिक्योरिटी देख लें कितना पूरी दुनिया में किस हद तक बढ़ गई। और ये अच्छी बात है कि ये गल्फ़ के ममालिक भी अब इस ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ आ रहे हैं। और जब प्राइम मिनिस्टर ने बात की है सरमायाकारी की, उन्होंने एक राग़िब किया कि जो लाहौर में एक नया शहर बस रहा है, फिर बंडल सिटी जो है, बंडल आइलैंड में जो सिंध में जो समंदर में एक शहर बस रहा है, तो उन्होंने राग़िब किया कि यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ आपको बेहतरीन मौके मिलेंगे। बिल्कुल सही। और ज़ाहिर है अगर अपना कोई इन्वेस्टमेंट आती है तो उसमें मेरा आपका फ़ायदा है, प्राइम मिनिस्टर का तो फ़ायदा नहीं है ना। बिल्कुल ठीक। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि जो बंडल आइलैंड पे जो एक सिंध गवर्नमेंट ने खामखा की एक अपना निश डाली हुई है, उससे बाहर आए और वो डेवलपमेंट होगी। प्राइम मिनिस्टर बार बार कह चुके हैं कि अगर इसमें यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट होगी तो वो फ़ायदा सिंध के लोगों को होगा, उसका रेवेन्यू सिंध हुकूमत को जाएगा। लेकिन वो यहाँ सियासत है और सियासत में वो कहते हैं कि भाई हम जो पाकिस्तान का जो स्टेक्स हैं उसको भी वो अपना वो भी स्टेक पे लगा देते हैं। ये नहीं सोचते कि भाई ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। बिल्कुल। और जो क्लाइमेट चेंजेस के हवाले से उन्होंने जो अलार्मिंग बातें की हैं, वो ज़रा ये तो मेन कॉन्फ्रेंस जो है सऊदी अरब ने इसको होस्ट किया था और उस पर उन्होंने उनकी बातें सुनी भी गई और उन्होंने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि अगर हम क्लाइमेट चेंजेस को पहले हमने इग्नोर किया था, अगर अब ने इग्नोर कर दिया तो पानी की शार्टेज जो है वो फिर हमें बहुत बड़ी फेस करनी पड़ेगी। अगर पानी की शार्टेज होगी, आपके फूड सिक्योरिटी खतरे में होगी और बेशुमार और चीज़ें होंगी। बहरहाल एक अच्छा इनिशिएटिव था। आप जो हमारे यहाँ पे जो हैं उनको भी इसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, तो सलमान, वज़ीर आज़म ने कल फिर एक दफ़ा कैटेगोरिकली कहा कि सऊदी अरब के दिफा के लिए हम हर वक्त तैयार हैं। माजी में अफवाहें उड़ाई गई कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान को थोड़े से गैप बन गए। कल के वज़ीर आज़म की वहाँ खिताब और फिर उनकी जो मुलाकातें हैं वो तो एक बड़ा अच्छा तासुर दे रही हैं सऊदी अरब और पाकिस्तान रिलेशन के वाले से। देखिए, बहुत से लोगों ने ना पाक सऊदी ताल्लुकात के अंदर दरार डालने की कोशिश की है। देखिए, एक तो ये कि ये मसला सिर्फ हुकूमतों का नहीं है, रियासती सतह के ऊपर भी देखें ना तो पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात हमेशा से बहुत अहमियत के हामिल बिल्कुल ठीक। और जब भी पाकिस्तान पे कोई क्राइसिस आया है, आप देखिए पहली सपोर्ट जो है ना वो आपको सऊदी अरब से मिलती है। तो इसलिए सऊदी अरब का वहाँ होना और पाकिस्तान को उसके साथ आगे मिलकर चलना और प्राइम मिनिस्टर का ये कहना कि खुद मुख्तारी और सलामती के कॉन्टेक्स्ट में हम आपके पीछे खड़े, बहुत अहमियत रखता है। एक बात। दूसरी बात यह है कि एक हमने बैलेंस भी क्रिएट किया है ईरान एंड सऊदी अरब के दरमियान। इसको आप रूल आउट ना कीजिएगा। पहले ये समझा जाता है कि शायद हम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं तो ईरान नाराज़, ईरान के साथ खड़े हो तो सऊदी अरब नाराज़। हमने उसमें एक बैलेंसिंग एटीट्यूड अपनाया है और ये पिछले 3-4 साल से अब आप देखें खुद सऊदी अरब ने भी ईरान के बारे में अपने रवैये में एक मुस्बत तब्दीली पैदा की है। दूसरा, इस प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ 2 इनिशिएटिव और लिए अपनी गुफ्तगू में। जो 2 बातें तो इन्होंने कर दी ना, मौलियाती तब्दीली और इन्वेस्टमेंट के हवाले से। पाक भारत ताल्लुकात के बारे में उन्होंने कहा कि अगर मसला कश्मीर हल कर दें तो मसला ही खत्म। हम तो अच्छे हमसायों की तरह रहना चाहते हैं, हम तो भारत के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। फिर डिप्लोमेसी की बात भी उन्होंने कर दी और साथ साथ जो उन्होंने इंडिकेट किया जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अफगानिस्तान के रेजोल्यूशन के अंदर अगर हम सब मिल के साथ नहीं देंगे तो अफगानिस्तान का मामला ख़राब होगा और उसका जब ख़राब होगा तो उसका इम्पैक्ट जो है वो सारी दुनिया के ऊपर आएगा। तो प्राइम मिनिस्टर ने इस पूरी कॉन्फ्रेंस का फ़ायदा उठाते हुए दोनों सियासी मसले जो पाकिस्तान की रियासत को इस वक्त दरपेश है, पाक भारत ताल्लुकात के कॉन्टेक्स्ट में, कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में और अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, उसके ऊपर इंडोर्स करके अपनी बात इसका फ़ायदा उठाया है और दुनिया को बावर करवाया कि पाकिस्तान इस वक्त इन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत दे रहा है और अगर आप सब लोग भी
मिलकर इसमें सपोर्ट करें तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने मौक़िफ़ को आगे लेके जा सकते हैं। खालिद साहब, मईशत पे क्या असरात मुरतब होंगे? कल वज़ीर आज़म ने जो खिताब किया वहाँ पे जैसे शफीक ने कहा कि वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी आप आए इन्वेस्ट करें, तो आप क्या समझते हैं कि क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? देखिए कि जो सऊदी अरब की सिक्योरिटी है, सऊदी अरब की जो सलामती है, वो पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है, और इसी तरह पाकिस्तान की जो मैशत है वो सऊदी अरब के साथ बिल्कुल जो है वो जुड़ी हुई है। इस तरह के पाकिस्तान को पिछले एक माली साल के दौरान पाकिस्तान में 29 अरब डॉलर जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान भिजवाए, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो है वो तरसीलात ज़र जो बरून ममालिक से पाकिस्तान है वो सऊदी अरब से है। सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर जो हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने वहाँ से भिजवाए, और पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो 27 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो सऊदी अरब में मुकीम है, वहाँ पर जो है वो काम कर रहे हैं। और उसके साथ दूसरा ये है कि जब भी पाकिस्तान में कोई इकनॉमिक क्राइसिस आया, जब पाकिस्तान को कोई मालियात के हवाले से ज़रूरत पड़ी, और अब भी जिस तरह हमारे ऊपर एक जो है बैनुल-अक़वामी सतह पर जो आयल की कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं, उसका एक दबाव है, एक प्रेशर है, तो इसमें भी जो है फिर सऊदी अरब की तरफ से हमें जो है वो रिलीफ मिलता है। और अब इस वक्त भी 150 मिलियन डॉलर पर मंथ के हिसाब से जो है वो उधार जो डेफर्ड पेमेंट पर जो है वो पाकिस्तान को 2 साल के लिए जो है वो सऊदी अरब की तरफ से आयल फैसिलिटी मिल रही है, जिसके तहत 2 साल में 3 अरब 60 करोड़ डॉलर की जो आयल फैसिलिटी है वो पाकिस्तान को दस्तयाब हो। बिल्कुल ठीक है। अब अभी वो ये शफीक जब बात कर रहा था तो शफीक ने कहा जी निच डाल देते हैं। ये शफीक के जो टर्मिनोलॉजी है निच डाल देते हैं, इसका स्कूल ऑफ थॉट जो है निकलती है ना, हाँ उसमें डाल देते हैं। अच्छा, लेकिन मैं अचानक जब इसने कहा तो मुझे ख्याल आया कि हर ज़बान की एक खूबसूरती होती है। जब मिसाल के तौर पंजाबी ज़बान के जो ये लफ्ज़ हैं निच डाल दे, अब मैं वो जैसे अड़ियो को कहीं मुतबादिल नहीं मिलेगा आपको, नी है कहीं उसका मुतबादिल नहीं आपको मिलेगा। हर ज़बान की एक खूबसूरती होती है, अन्नी पाती वो सुंजे दिल वाले बुए। अब वो सुंजे को आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते किसी और उसमें, तो शफीक की ये मेहरबानी है कि कोई ना कोई बीच में एक ऐसा वो दे देता है जिसको हम जो है उस पर बात करते हैं। मुझे तो बड़ा मजा आता है ये बात सुन के। मेरा पहला जो था ना डेली अखबार सज्जन था। अच्छा, पॉइंट के बाद अच्छा हुसैन नकी साहब की ज़ेरे हुसैन नकी साहब के साथ उसकी तो 2-3 लीडर भी बड़ी मशहूर हुई थी वो हम कर नहीं सकते, लेकिन बड़ी मशहूर हुई थी। अच्छा सर, सलमान साहब, आज पाकिस्तान की फतह के फ़ौरन बाद ही एक नई चीज़, एक लहर देखने में आई कि भारत के अंदर का जो घिनौना चेहरा है वो पूरी दुनिया ने देखा। ये ठीक है कि भारतीय कप्तान ने हमारे खिलाड़ियों को शाबाश भी दी, मुबारकबाद भी दी, और धोनी नीचे आए और आके उन्होंने वो की। उनके जब वो धोनी मुबारकबाद दे रहे थे तो हमारा धानी भी साथ खड़ा हुआ था, शानवाज धानी, तो वो ठीक है। लेकिन ऑन द कैमरा तो ये बहुत अच्छा था, लेकिन ऑफ द कैमरा भारत में जिस तरह मुसलमानों के साथ बुरा सलूक किया गया, वो लड़का शामी जिसने अपनी परफॉर्मेंस से भारत को बहुत दफ़ा जितवाया, उसके लिए जो गलीज़ रिमार्क्स दिए गए, वहाँ पे कश्मीरी तुलबा पे हमले हुए, तशद्दुद किया गया उन लोगों के ऊपर मुसलमानों के लिए, और वो बड़े नाम गंभीर को ले लें, गौतम गंभीर को, सहवाग को ले लें, इन लोगों ने अपने अंदर का जो गंध है वो बाहर निकाला। तो आप नहीं समझते कि कल के मैच ने एक तो ये काम किया कि पाकिस्तान तो जीत ही रहा, मकबूजा कश्मीर ढाका के अंदर वो हुई। और गौतम गंभीर का एक जुमला मैं शेयर करके आपकी तरफ आता हूँ कि गौतम गंभीर का मैं ट्वीट पढ़ रहा था, नहीं सहवाग का, कि उसने कहा कि जी हुकूमत ने पटाखों पे पाबंदी लगाई हुई है दिवाली पे, और यहाँ पे फतह के ऊपर जब चले तो इसका मतलब भारत में भी मुसलमानों ने फतह मनाई। देखिए साराना साहब, बात क्या है, हम हमेशा डिस्कस करते रहे अपने इस प्रोग्रामों में भी कि हिंदुआता की सियासत। अब यहाँ सिर्फ सियासत नहीं, इन्होंने क्रिकेट को भी जोड़ दिया। बदकिस्मती से खेल के अंदर भी इंतहा पसंदाना रुझानात जो है वो हिंदुआता की सियासत ने प्रमोट किया। आपको याद होगा शफीक साहब, इस मैच से पहले
भारत के अंदर से आवाज आई कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ना खेली जाए और बाइकाट बाइकाट किया जाए। उसमें हमारी आम आदमी पार्टी जो है वो भी, केजरीवाल साहब भी शामिल हो गए थे और सबने कहा कि जी इंडिया अकमल अवैसी ने कहा, उसने कहा वहां पे अवैसी साहब ने कि जी पाकिस्तान के साथ मैच ना खेला जाए, यानी उन्होंने मैच खेलने से इनकार कर दिया। मैच हो गया, मैच जीत गया, और जब पाकिस्तान मैच जीत गया तो अब उसका एक रद्द-ए-अमल जो हमने वहां पे देखा है, यानी अब आप देखिए कि वो सिर्फ पाकिस्तान दुश्मनी पे बेस नहीं करता, उसमें मुस्लिम दुश्मनी की रिफ्लेक्शन भी आ रही है। अच्छा, जो कुछ मकबूजा कश्मीर में इसका जश्न मनाया गया है उसके भी आपने रिफ्लेक्शन देख लिया। उस पर महबूबा मुफ्ती ने बड़ा अच्छा कमेंट किया है। उसने कहा भारत को तकलीफ किया है अगर मकबूजा कश्मीर में कुछ लोग जो हैं पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाना चाहते हैं तो भारत के पेट में मरोड़ क्यों उठ रहा है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब मरोड़ क्यों इसलिए उठ रहा है कि जहां मुसलमानों की बात होगी, जहां पाकिस्तान की बात होगी, जहां पाकिस्तान की फतह की बात होगी, चाहे वो सियासी महाज हो, चाहे वो माशी महाज हो, चाहे वो खेलों का महाज हो, तो भारत के पेट में मरोड़ तो उठेगा। लेकिन अब आप देखिए इसके ऊपर जिस अंदाज पे शामी को टारगेट किया गया है, जो मुझे सबसे ज्यादा अफसोस हुआ ना, कुछ भारतीय क्रिकेटरों ने जैसे सचिन तेंदुलकर ने बड़े शानदार रिमार्क्स दिए शामी के बारे में, भारतीय क्रिकेट बोर्ड खामोश रहा, भारतीय कप्तान उसके ऊपर नहीं बोला, भारतीय कोच उस पर नहीं बोले कि भी आप शामी को तनकीद जो है किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं। मार तो यहाँ पे हमारे बॉलर वो जो हसन था उसको भी पड़ी थी। लेकिन अब मसला ये है कि आप क्रिकेट के अंदर जब मजहब को लेके आते हैं तो अब मुझे ऐसे लगा जैसे मैं और आप कल कह रहे थे कि जी आपने ही कहा था बल्कि कि जी पाक भारत मैच है, कोई भी जीत सकता है, इसको जंग का मसला ना बनाया जाए। तो मुझे कल लगा कि इसकी जीत के बाद कोई शायद ये हिंदुस्तान के लिए मजहब का मसला था, और वहां जब जो खेल खेला गया है उसमें अगर पाकिस्तान जीत गया है तो उसको एक मजहबी रंग देने की जो कोशिश भारत ने की है, बदकिस्मती से भारत की आला क़यादत जो है, सियासी हो, स्पोर्ट्स की क़यादत हो, वो उस पर खामोश नजर आती है। शफीक साहब, कल का जो टॉप ट्रेंड था ना वो भी हिंदुआता पे था। अच्छा, मैं शामी साहब की बात हो रही है। अच्छा, वो मेरे चूंकि शामी साहब तो मुझे शामी साहब नहीं है, क्या हो गया, बाहर आ जाए। शामी को भी शामी साहब, लेकिन हमारे साहब आप अखबार में नहीं बैठे हुए, बाहर आ जाए। अच्छा शफीक साहब, आपको याद होगा ये सारे जो खिलाड़ी हैं बड़े अपने आप को जो ये बनते हैं इंडियन खिलाड़ी, जब लास्ट टाइम पाकिस्तान जीता तो उससे पहले बाप कौन है एक ट्रेंड चला था, बाप कौन है, बाप कौन है। तो जब ये खिलाड़ी वापस जा रहे थे मैच हारने के बाद तो पाकिस्तानी कुछ लड़के जो बैठे हुए थे तो वो वादे लगा रहे थे बाप कौन है, बाप कौन है। तो ये सारे हिंदू खिलाड़ी जो थे ये सर नीचे करके निकल गए। शामी था जो लड़ने के लिए उनके ऊपर लड़कों की तरफ गया और शामी को पकड़ के, उसकी गैरत जो थी वो वहाँ पे मौजूद थी। कितने अफसोस की बात है कि ये ट्रेंड भी हमारा टॉप ट्रेंड इसी पे रहा कि भारत के लोगों में, हम तो समझते थे बड़े सेकुलर हैं, उन्होंने तो साबित किया कि वो बड़े इंतहाई तंग नज़र और इंतहाई मुतासिब किस्म के लोग हैं। देखिए शामी पे तनकीद क्यों हुई, क्योंकि खाली शामी नहीं, वो मोहम्मद शामी है। ये उनकी जो भारत की और जो आरएसएस की एक नफरत है ना अपना पाकिस्तान के अलावा जो मुसलमानों से, ये उभर के सामने आ रही है। और आप देखेंगे बिल्कुल सलमान साहब ने ठीक कहा कि कोई भी क्रिकेट बोर्ड या उनके टीम के बंदे या उनके जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो हर मौके पे आगे आते हैं, लेकिन यहाँ पे वो खामोश हैं। और सिर्फ एक साफी जो बरखा दत्त उन्होंने उस पर कंडेम किया कि ये ना करें, वो उसने बड़े अच्छे मैच भी जिताए इंडिया को, तो इसके अलावा पूरा भारत खामोश रहा। अब उन्होंने ठीक है जो उन्होंने ग्राउंड पे जेस्चर दिया हमारे कप्तान को और रिजवान को, उन्होंने कोहली ने, वो अच्छा है, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन आप देखें ना कि भारत बशत कौन क्या कर रहा है, भारत बतौर मुल्क क्या कर रहा है, उनका तासुब वहीं पे है। और फिर अपना किसी एक खिलाड़ी को, क्रिकेट बोर्ड को कोई ख्याल नहीं आया कि भाई अपने खिलाड़ी के कोई अपना उसको कंडेम करें, कोई कम से कम ट्वीट ही कर दें क्या कि वो स्पोर्ट जू। तो ये भारत की जो एक तो पाकिस्तान दुश्मनी, फिर जिसकी है मुस्लिम दुश्मनी, और अब इस वाक़े के बाद अब कश्मीर में पूरे भारत में आतिशबाजी हुई, अब वो खेल दुश्मनी में आ गया है। बिल्कुल सही। चले आप पाकिस्तान दुश्मनी, मुस्लिम दुश्मनी आप करते हैं, लेकिन कम से कम खेल को खेल रहने दें, खेल को दुश्मनी में ना बदलें। अब अगर आगे भी मैच होंगे इंशाल्लाह ताला, पाकिस्तान जो है भारत को फिर शिकस्त देता है, तो इस पे जो भारत के जो है ना अपने इंटेलेक्चुअल्स वो बात करें, टीम बात करे, जो दूसरे न्यूट्रल लोग बात करें, वो बात करें कि भाई आप ये इसको क्रिकेट को ये ना करें। अगर मोहम्मद शामी जो है उसने अगर एक मैच में अगर कुछ अपना उसने कोई स्कोर पढ़ के, डजंट मीन कि आप उसके पीछे पड़ जाएं। ये सोच है, शामी नहीं है, ये मुसलमान और पाकिस्तान। एग्री। खालिद साहब, हम भारतीय जो असल चेहरा है उसके की बात कर रहे हैं। शाहरुख खान का बेटा गिरफ्तार हुआ, आर्यन, और उसको जिस तरह हाईलाइट किया हिंदू मीडिया ने,
और जिस तरह ह्यूमिलेट किया शाहरुख खान को, बीइंग मुसलमान उसको ह्यूमिलेट किया गया। और अब जो ताज़ा आज खबर छपी हुई है कि 25 करोड़ रुपए उससे मांगे गए कि तेरे बेटे को हम रिहा कर देंगे। तो मुसलमानों की ज़िंदगी, चाहे वो वहाँ पे शाहरुख खान है या वो फुटपाथ पे सोने वाला है, वो जो आज़ादी का एक ख़ास अंसर है वो मिसिंग है मुसलमानों में। देखिए, उसमें यह है कि इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो इंतहा पसंदी है उसका इस वक्त सबसे ज़्यादा जो शिकार हैं वो वहाँ मुसलमान हैं। और उसमें इस मैच के बाद भी हमने देखा कि किस तरीके से जो वहाँ पर मुसलमान हैं उनको अजियत का ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर भी अजियत का उनको जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। बल्कि एक जगह पर तो पंजाब के अंदर ही एक वाक़या हुआ कि एक जो तलीमी अदारा था उसके अंदर, जहाँ पर बाहर के कुछ जो लोग थे, वहाँ के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने जो कश्मीरी मुसलमान थे उन पर जाकर, उनके कमरों पर जाकर जो है वो कमरों में घुस गए और वहाँ पर हमला किया। और इसी तरह कई और वाक़े, और जिस तरह आपने देखा कि मोहम्मद शामी के साथ जो फास्ट बॉलर हैं उनके साथ जो सलूक किया गया, तो उसके लिए भी जो है सबसे आगे जो है हमें वो बीजेपी की लीडरशिप और कारकुन जो हैं वो नज़र आते हैं उनको टारगेट करते हुए। हाँ, उसमें एक कुछ मुस्बत जो पेशरफ्त है वो ये है कि राहुल गांधी ने और कांग्रेस के कुछ लोगों ने जो है वो मोहम्मद शामी के साथ यकजहती का इजहार किया है। और उसके साथ देखिए कि राणा साहब 11 रुकनी टीम है और 11 रुकनी टीम में सिर्फ एक मुसलमान है, और वो एक मुसलमान जो है वो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और ये बड़ी ही तशवीशनाक बात है, बड़ा अफसोसनाक ये मामला है। तो आप किस तरह लोगों को रोकोगे? वहाँ पर तो मकबूजा कश्मीर के अंदर लोगों ने पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाया। वहाँ एक वीडियो वायरल हुई है कि दिल्ली के अंदर लोगों ने जो है जश्न मनाया। वहाँ और भी जो खिलाड़ी हैं कई, वो भी इंतहा पसंदी का शिकार हैं, दबाव में बात नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी टीम के साथ वहाँ पर जो साबिक उनके क्रिकेटर्स हैं उन्होंने भी यकजहती का इज़हार किया। एक सवाल अगर आपसे पूछना चाहूँ, ये जो भारतीय मीडिया है, यानी मैं 2-3 दिन से ये देख रहा था, जिस तरह से पहले मैच की हाइप क्रिएट की, और कल के बाद जब मैच के बाद जिस अंदाज से भारतीय मीडिया के अंदर इंतहा पसंदाना रुझान आते हैं, सोसाइटी एक तरफ, कि जो भारतीय मीडिया जो प्रोवोक करता है इंतहा पसंदी को, उसको फिर आप कैसे देखते हैं सर? बात ये सलमान साहब, मोदी की फतह में भारतीय मीडिया का बड़ा हाथ था, ठीक है ना। अच्छा, कहा यह जाता है कि एक बाय डिज़ाइन भारतीय मीडिया को इस तरह किया गया है कि वो हिंदुआता को प्रमोट करे, आरएसएस मेंटेलिटी को प्रमोट करे और मुसलमानों को कंडेम करे। आपने अक्सर देखा होगा कि हम क्लिप देखते हैं जिसमें मुसलमान गेस्ट आते हैं तो वो बेचारे इतनी डिफेंसिव पोजीशन में होते हैं और एम्बैरसिंग सिचुएशन में होते हैं, और जो उनका एंकर होता है, मैंने तो एक देख रहा था, वो कौन सा है वो जो बड़ा अपने आप को बंदा, क्या नाम है यार उसका, वो जिसने कहा था कि चौथी मंजिल के ऊपर वो पाकिस्तानी है और उसके मंजिलें 2 थी, कनाल गोस्वामी, कौन सा गोस्वामी है, तो सरीना होटल में उसकी, हाँ वही काबुल के। तो बात यह है, वर्नाब गोस्वामी, भारतीय मीडिया का असल अलमिया ये है कि उनके पीछे जो फाइनेंसर मौजूद हैं वो इस खित्ते के अंदर अमन चाहते ही नहीं है और वो उस मीडिया को इस्तेमाल करते हैं। हम तो यह बोलते हैं तो अब कितनी स्लो टून में बोल रहे हैं, क्योंकि ये गला हमारा अपना है भाई, ठीक है ना। वो तो जब बोलते मैं हैरान हो जाता हूँ, उनके वोकल कॉर्ड्स फट जाते हैं। जितना वो शुरू में तो मैं समझता था कि शायद कुर्सी में कोई प्रॉब्लम है, तो जिसकी वजह से उछल उछल के बोलते, लेकिन अब इस मैच के बाद उनको जरा सुकून आ गया, आराम आ गया, तसल्ली हो गई है। लेकिन इसके बावजूद भारतीय मीडिया का जहर देखे, मैंने ब्रेक लेनी है। एक आखिरी जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेंशन हुई और भारत ने कहा हम सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं और ये वो एक टेंशन हुई, पाकिस्तानी मीडिया का किरदार देखें कि हमने उस सारे में इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए कहीं एक मीडिया के बंदे ने यह नहीं कहा कि जी हम हमला करें, यूं करें, जबकि भारतीय मीडिया का बस नहीं चल रहा था कि वो उनको कहते कि जी आप अभी हमला करते हैं, खुद तैयारों में बैठ के आ जाते। वो तो अच्छा हुआ वो बैठ के तैयारों में नहीं आए तो उन्हें हम चाय बुला के वापस भेज दिया। राणा साहब, आपकी बात होगी, आज तो नहीं आपकी बात को मैं काट रहा, मैं एक आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। वो ये है कि देखिए, पाकिस्तानी मीडिया ने कभी किसी ज़ाब्ते पर जो है हमने देखा है अमल नहीं किया, लेकिन एक मामले में हम देखते हैं बिल्कुल सही कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारा मीडिया है उसने हमेशा इंतहा पसंदी को
जो है वो उसकी हौसला शिकनी की है, और ऐसे वाक़यात कभी रिपोर्ट नहीं किए जो जिससे मुनाफरत फैलती हो, मजहबी मुनाफरत फैलती हो और बैनुल मज़हब आहंगी जो है वो मुतासर होती हो या इंतहा पसंदी को जो है फायदा पहुंचता। एक ब्रेक लेना, लेकिन ब्रेक से पहले इस बात पे मैं एक सवाल सलमान साहब आपसे करता हूँ। आज एक खबर छपी है कि जी किसी तंजीम के मुजाहरे की वजह से जंग ने दिया है कि जी उस मुजाहरे की वजह से जीटी रोड जो है ना वो बंद हो गया। खबरें ने दिया कि जीटी रोड खोल दिया गया। एक ही बात की दो रिपोर्टिंग है, एक में पॉजिटिविटी है कि भाई खोल दिया गया और एक में कि बंद कर दिया गया, फ्रस्ट्रेशन फैलाने के। दो छोटा सा कमेंट्स की क्या चक्कर है ये, क्या मतलब हर अखबार जो है जब हमने क्राइसिस को क्रिएट करना है ना जी, तो फिर हमें ऐसी खबरें सूट करती हैं। उस दिन जब वो टीएलपी का मुजाहरे हो रहे थे तो हमारे एक दोस्त जर्नलिस्ट है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो हमारे साथ बैठे हुए थे, वो ऐसे पेंट कर रहे थे जैसे पूरा शहर जो है कालादम टीएलपी, हाँ वो जो कालादम टीएलपी, उन्होंने ऐसा पेंट किया कि जैसे पूरा शहर मफलूज हो गया है। और मैंने कहा भाई अगर पूरा शहर मफलूज हो गया तो आप 1 घंटे का सफर करके हमारे पास कैसे पहुंच गए यार। तो ये एक पूरा पॉलिटिकल एजेंडा होता है जिसके तहत हमने अपनी खास एंगलिंग करके जी उसी तरफ किए, तो हम ये खास एंगलिंग करके ना एक खास एजेंडा जो है ना वो सर्व करना चाहते हैं जिससे पाकिस्तान के मफाद को नुकसान पहुंचे। एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं तो मेरे हर दिल अजीज लीडर शफीक अवान का खास टॉपिक है और मुझे कितनी मासूमाना अल्लाह की कसम के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। अभी मैंने बात भी नहीं की, एक ब्रेक लेते हैं जी, शफीक से ही शुरू करेंगे। भर में डेंगू वायरस फिर से सर उठाने लगा है, इसलिए एहतियात लाजिम है। डेंगू की अलामात में तेज बुखार, जिल्द पर खारिश, जिस्म पर सुर्ख धब्बों का नमूदार होना, आंखों, सर और जोड़ों में दर्द महसूस होना, उबकाइयां और कै डेंगू बुखार की अलामात हैं। अगर किसी शख्स में अलामात पाई जाएं, तो फौरन डॉक्टर से रुजू किया जाए। डेंगू से बचाव। डेंगू बुखार से बचाव के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर करते हुए घरों में मच्छरदानी के अलावा मच्छरमार स्प्रे और लोशन का इस्तेमाल करें, जबकि इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें, पानी को खुली जगह पर जमा ना होने दें। डेंगू से बचाओ, एहतियात अपनाओ। जी वेलकम बैक। और हम बात करेंगे अपोजिशन की तहरीक और क़यादत गायब। शफीक साहब, अमूमन मैं एक छोटा सा लतीफ़ा शेयर करता होता हूँ। वो एक साहब खाना खा रहे थे तो उन्होंने अपनी बेगम से कहा कि बेगम आज सालन में नमक तेज़ है, तो उनकी बेगम ने कहा नमक तेज़ नहीं है, सब्ज़ी कम है। तो ये जो क़यादत है ये गायब है। तहरीक के नाम के ऊपर वो गरीब कारकुन वहाँ बैठे होते हैं और वो भी बेचारे, वो मुझे ऐसा लगता है चंद लोग होते हैं, आके चले जाते हैं। तो इसका मतलब अपोजिशन तो पहले दिन से संजीदा नहीं थी। साहब आप घुमा फिरा के बात क्यों करते हैं? घर का मामला आप यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, हमारी भाभी ने जो कहा उसको अभी आपने सुना दिया। अच्छा, अब आते हैं इस पे ना, इसकी क़यादत गायब है। हाँ, असल में ना ये जो परसों जो के इजलास हुआ उसमें कहा गया कि भाई मरियम से कहा गया वो आए। उसने कहा कि भाई तुसी बंदे के नहीं लेके आते हो, मैं आवा। बिल्कुल सही। जब सब कुछ मैंने लेके आना तो फिर आप किस काम की दबाओ? आगे हमारा इलेक्शन आ रहा है तो इसके बाद तंजीम कोई नहीं है। अगर कोई लीडरशिप आएगी कि मैं आऊँगी तभी ये अपना बंदों ने आना है, तो फिर आप हमारी तंजीम क्या कर रही है? इससे पूरा लिताड़ा उन्होंने। लेकिन ज़ाहिर है आप देखें ना, चेहरे भी देखें, उसमें काउंसलर हैं या उम्मीदवार हैं असम्बलियों के या उनके क्लोज जो ना सजे खबे वो हैं। और अवाम देखिए, अवाम पहचानी जाती है, उसमें जो आगे नाराबाजी करते हैं वो कर रहे हैं वही हैं जो उनके आसपास लोग हैं, और आम आदमी जो है उसमें शरीक नहीं है। अब यही मरियम ने कहा कि भाई अगर हम महंगाई के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं तो आप लोगों को मोटिवेट करें। एक जगह मरियम औरंगजेब, एक जगह 4-5 और पूरे मुल्क में आपने ये मुजाहरियाँ, मैं तो कहूँगा मुजाहरियाँ कर रहे हैं। तो बजाय इसके कि अपनी उस पर बरसने में आप देखें कि लोग आपके पास क्यों नहीं आ रहे, लोग आपके साथ क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि आपके दो बयानियाँ। शहबाज शरीफ एक बयानियाँ दे रहे हैं कि भाई वो इदारों से टकराव नहीं करेंगे, और वो कहते हैं वो उन लोगों का ताल्लुक नहीं है जो नारा लगवाते हैं या लगाते हैं, यानी मरियम समेत।
जब ये मैसेज जाएगा नीचे लोगों में तो कौन लोग आएंगे? बिल्कुल ठीक। फिर अवाम, देखिए असल मसला महंगाई अवाम का मसला है, और इस पूरे सिनेरियो में देख रहे हैं अवाम कोई नहीं है। और फिर मरियम ने लोगों को कहा कि भाई आप अपने जो 15, 20, 50 हर देखें, हर जगह पे वही 25, 30, 50, 100 लोग हैं। बिल्कुल ठीक, इससे ज़्यादा नहीं है। उन्होंने कहा आप लोगों को मोटिवेट करें, अवाम को मोटिवेट करें। अवाम मोटिवेट कैसे हों जब आपका अपना बयानिया क्लियर नहीं है? एक शहबाज शरीफ को मरीम के खिलाफ जा रहा है, मरीम शहबाज शरीफ के खिलाफ जा रही है, और शहबाज शरीफ दोनों के खिलाफ जा रहा है कि भाई आप अपना बयानिया दुरुस्त करें। बिल्कुल ठीक। फिर लोग आएंगे। और ये जो मुजाहरे अवाम के मुजाहरे नहीं, ये मुस्लिम लीग की छोटी छोटी मुजाहरी हैं जिसमें उनके छज्जे के पंजाबी में समझते हैं ना आप, वो जाते हैं और उसमें अवाम का कोई जिक्र अस्कार ही नहीं। बिल्कुल ठीक है सलमान, इन मुजाहरों की नाकामी से एक बात तो साबित हुई कि अवाम जो है वो किसी तरह भी इन लोगों पे यकीन करने को तैयार नहीं है। देखिए बात ये है, जब क़यादत की दिलचस्पी नहीं होगी, हमजा शहबाज बाहर नहीं निकलेंगे, मरियम नवाज बाहर नहीं निकलेंगी, शहबाज शरीफ बाहर नहीं निकलेंगे, और वहाँ से फजलुर रहमान बाहर नहीं निकलेंगे, तो फिर किसके पेट में मरोड़ उठी है कारकुनों की कि वो जाके इनके जलसे सुनना शुरू कर दें? तो इसलिए जो रिस्पांस क़यादत ने दिया है वही रिस्पांस फिर कारकुन भी नीचे दे रहे हैं ना, जो ये बात कर रहे हैं कि वो नहीं आ रहे। उन्हें पता है कि हमजा ने नहीं आना, उनको पता है मरियम ने नहीं आना। यहाँ तो लोग जो है क़यादत के सामने नंबर बनाने के लिए आते हैं ना, तो वो एक आ गया। फिर बयानिए का फर्क आ गया, पार्टी की तकसीम आ गई। अब लाहौर में आप मुझे बताइए इस वक्त पार्टी का सदर कौन है? मुस्लिम लीग नून का 6 लोगों के नाम चल रहे हैं, आज तक यही तय नहीं हो रहा कि पार्टी का सदर कौन होगा। वहां पे फैसला नहीं हो पा रहा। फिर आप ये देखिए कि खास तौर पे जब महंगाई है ना जी, मैं मानता हूँ महंगाई इशू है, हम सब मानते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी एडमिट करते हैं कि महंगाई एक इशू है। लेकिन सवाल ये कि लोग ये नहीं कहते, वो कहते हैं अगर इमरान खान नाकाम हो गया तो इनके पास कौन सी गिद्दड़ सिंगी है? पीपीपी के पास या पीएमएलएन के पास क्या तकसीम? आपकी बात काट रहा हूँ, आई एम सॉरी, मैं बात काट रहा हूँ। लोगों की राय ये भी है, एक अक्सरियत की राय, कि ये महंगाई जो है इसके जिम्मेदार माजी के हुक्मरान भी हैं जिनकी गलत पॉलिसियों की वजह से आज वो तो चले होगी ना, लेकिन साथ साथ उनको ये पता है कि रेजोल्यूशन तो इनके पास है ही नहीं। मसलन आज अगर मुस्लिम लीग के पास क़यादत आ जाए, आज पीपल्स पार्टी क़यादत कर ले, तो कौन सी महंगाई खत्म हो जाएगी? और मैंने पहले भी कहा था कि जो सूबाई सतह के मामलात होते हैं, जहां सूबाई हुकूमतों का कंट्रोल होता है, वहां पीपल्स पार्टी ने कौन सी सिंध के अंदर महंगाई कंट्रोल कर ली है? तो इसलिए लोगों की मायूसी ये है, अगर वो हुकूमत से नाराज है तो ये नहीं कि वो अपोजिशन से बहुत ज्यादा राजी हो गए हैं। इस वजह से अगर वो लोगों नाराजगी महंगाई इशू बन भी रहा है तो उनको ये यकीन है कि इनके पास भी कुछ नहीं है जो ये हमारे लिए कर सकेंगे, और उनको पता चल रहा है कि ये सारे लोग जो है महंगाई को एक कार्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। असल में तो ये अपने सियासी मफादात की जंग लड़ रहे हैं, उसमें हमारा मफाद तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा। राणा साहब, लोग सियाने हो गए हैं, लोगों को पता है भाई ये हमारे साथ नहीं है, सिर्फ अपने मफाद के लिए कर रहे हैं। काजी साहब, लोग सियाने हो गए, बहुत सियाने हो चुके हैं। और देखिए कि लाहौर के अंदर जिस तरह हमने देखा कि यहाँ पर जुमे के रोज़ जो एहतजाज हुआ, और उस पहले तो देखें कि एहतजाज रखा कहाँ पर है। यानी नून लीग जो लाहौर की को अपना गढ़ तस्वर करती है, और वहाँ 12 नशिस्तें कौमी असम्बली की उनके पास हैं, इसी तरह सूबाई असम्बली की नशिस्तें उनके पास हैं, तो एहतजाज कहाँ रखा गया? एहतजाज जो लाहौर के अंदर सबसे तंग रास्ते वाली जगह जैन मंदिर, वहाँ पर रखा गया। लेकिन इसके बावजूद वहाँ लोग नहीं आए, और लीडरशिप तो बिल्कुल नहीं आई। चंद एक जो MNAs हैं वो आए, और जो मुफाहमती लीडरशिप है वो तो पूरे एहतजाज में, पूरे पंजाब के अंदर जो एहतजाज मुख्तलिफ ज़िला में नून लीग की तरफ से किए जा रहे हैं, अब वो तो कहीं नहीं जा रहे। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि ये जो एहतजाज जो जैन मंदिर के अंदर जुमे का रोज़ हुआ, इससे बड़ा एहतजाज अगर नून लीग संजीदगी के साथ करना चाहती तो एक UC के अंदर किया जा सकता था। लेकिन नून लीग जो है वो इसमें जो है, अब इस अलायंस के अंदर जो PDM के अंदर 2 जमातें ऐसी आ चुकी हैं, मजहबी जमातें हैं, JUI और जमीयत अहले हदीस, जो रेंट ए क्राउड का काम करती हैं। और वहाँ पर भी जो फैसलाबाद के अंदर जो क्राउड था, अब वो भी नून लीग का उस तरह क्राउड नहीं था, वहाँ जमीयत अहले हदीस जो है ये वो मेज़बान थे वहाँ पर। उनके पूरे फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1000 के करीब मदरसे हैं, पूरा उनका नेटवर्क है, पैसे भी उनके थे, लोग भी ज़्यादा उनके थे, और शो जो था वो ज़्यादा था। उनकी वजह से जो है वहाँ नून लीग की लीडरशिप और बाकी जमातों ने भी खिताब किया। और ये नहीं सिर्फ, बाकी जो जमातें, मैं समझता हूँ कि PDM के अलावा जो बाकी जमातें भी, पीपल्स पार्टी और दूसरी जमातें एहतजाज कर रही हैं, वहाँ पर भी हमें बड़ी लीडरशिप नज़र नहीं आती। सिर्फ सिराजुल हक हमें नज़र आते हैं कि वो कहीं कहीं जो हैं वो खुद जाते हैं, वहाँ लोग आए ना आए, लेकिन वो ज़रूर जाए। राणा साहब, खालिद साहब ने बात की रेंट ए क्राउड की। रेंट ए क्राउड का बाकायदा एक बंदा है, वो बंदे प्रोवाइड करता है।
प्रेस क्लब के बाद जितने मुजाहरे होते हैं ना, लाहौर प्रेस के बाद जो छोटे छोटे बेचारे आते हैं, ताजिर आते हैं, ये आ गए, अपना स्कूलों वाले आ गए, उसमें एक मौलाना साहब एक गड़ी शो में उन्होंने बकायदा बैनर लगाया हुआ है। अच्छा। कि भाई रेंट ए क्राउड, ये कहा कि आप अपने जो अपना आपके जो बिल्कुल मुजाहरे वगैरह वहाँ बंदे बकायदा अवेलेबल होते हैं। ये कारोबार है, ये अब ट्रेड बन गई है। कारोबार है बकायदा। खैर हमें भी ये करना पड़ेगा, कुछ 500-700 मुजाहिदीन अपने पास रखे ताकि लोगों को दे सके। आज न्यूजीलैंड पाकिस्तान का बड़ा मैच है, मैं चाह रहा हूँ आप तीनों की प्रेडिक्शन लूं ताकि कल फिर इस पे बात करें कि आप तीनों की क्या प्रेडिक्शन थी। शफीक साहब, आप पाकिस्तान न्यूजीलैंड कौन जीतेगा? पाकिस्तान जीतेगा, और क्या भाई। सलमान साहब? सर ख्वाहिश भी यही है कि पाकिस्तान जीतेगा और दिल भी ये कह रहा है पाकिस्तान ही जीतेगा। मुझे यकीन है कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड के साथ अपना स्कोर आज सेटल करेगा, सेटल कर देगा। चलो जी। अच्छा, मैं एक बड़ी मजेदार बात बताऊं, जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा था तो हरभजन ने ना एक शॉट मैं दिखा रहा हूँ जो उन्होंने अपने हमारे ग्रेट शुएब अख्तर दोनों की दोस्ती भी बहुत है, दोस्ती वो नोक झोंक भी है, वो एक दोनों के जबान का भी रिश्ता है ना, और वो फिर जरा खोले डुले हरभजन ने क्या कहा, जरा वो देखिएगा जरा। खेल के मैंने भी शुएब अख्तर को बोल दिया, मैंने कहा यार इस बार क्या फायदा खेलने का आपका, आप हमें वॉकओवर दे दो यार, कोई फायदा तो होगा नहीं, आप हमारे साथ खेलोगे फिर हारोगे फिर निराश होगे, क्या फायदा है। शुएब अख्तर कोई चांस नहीं है भाई, हमारी टीम बहुत सॉलिड है, तकड़ी है, उड़ा देगी तुम लोग। ये तो हरभजन ने कहा था, अब शुएब साहब ने क्या कहा मैच के बाद, जरा देखिएगा। हाँ भाजी, हरभजन सिंह वॉकओवर लेना है, नहीं लेना? अच्छा चलो, क्या कर सकते हैं यार, रिलैक्स यार, एंजॉय द डे एंड बर्दाश्त करो। बर्दाश्त करो, लेकिन वो हिंदुओं से बर्दाश्त हुआ नहीं हुआ। अच्छा सर, हमारे साथ मातम भी कर रहे हैं, गुस्सा भी निकाल रहे हैं, मातम भी कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है खालिद महमूद साहब, साबिक चेयरमैन है पीसीबी के। मैं कहूँ उनकी एक्सपर्ट का राय ली जाए। सर ये बताइएगा कि अब पाकिस्तान अगले स्टेप पे जाना चाहिए ना, तो क्या चैलेंजेस है हमें? देखिए, वर्ल्ड कप तो पूरे का पूरा ही चैलेंज होता है, क्योंकि आपको जो अपने गैर मामूली कारकर्दगी हमारी टीम ने कल दिखाई है, और आप भी समझते होंगे कि इसकी यानी उम्मीदें तो बहुत वाबस्ता थी, लेकिन इस तरह की गैर मामूली कारकर्दगी के हरा भी दिया, और इस तरह से हराया है कि 10 विकेटों से हराना, जो कि इसके से कम नतीजा कभी किसी इंटरनेशनल इवेंट्स में इंडिया पाकिस्तान का कम आया है। तो अब ये बात है कि उस टेम्पो को मेंटेन करना, उस मेयार को कायम रखना मेरे ख्याल में सबसे बड़ा चैलेंज है। जाहिर है, आप देखें, अब हमारे कारनामे के बाद दुनिया की तमाम टीमें अलर्ट होंगी और वो हमें बगौर देख रही होंगी, हमारा शाहीन अफरीदी किस किस्म का बॉलर। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि अब क्या मशवरा देते हैं टीम को, आप क्या समझते हैं, क्या मशवरा है, क्या करना चाहिए? देखिए, न्यूजीलैंड जो है ना, वो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान की निस्बत से ज्यादा प्रोफेशनल किस्म की टीम है, उनकी अप्रोच जरा फर्क किस्म की है, तो देखना चाहिए। तो मैंने बड़ी देर के बाद कोई इंडिया की टीम को देखा है एक्शन में, वो तो मुझे याद आया कि वो ये तो इतने साल पहले ये बॉलर आया था, ये इतने साल पहले बॉलर आया था, ऐसे लगा है कि उनकी जो वो पेस बैटरी है वो बस उसके सेल कमजोर हुए में, यहाँ वो रह गए हैं, कोई नए खिलाड़ी को नया अच्छा कारनामा दिखाने वाला नहीं आया। जो है न्यूजीलैंड, वो अपने आप को। बहुत शुक्रिया सर खालिद महमूद साहब बात करने के लिए। हमारे साथ मौजूद है मिर्जा इकबाल बेग साहब, अच्छे स्पोर्ट्स रिपोर्टर, उनसे भी मैं कहा जरा उनकी राय ले लें। मिर्जा साहब अस्सलाम वालेकुम, आज बड़ा अहम मैच है न्यूजीलैंड के साथ, तो क्या पाकिस्तान को भारत की फतह के खुमार से बाहर आके आप क्या समझते हैं कि ज़रा थोड़ा हकीकत पसंदी से मैदान में उतरना चाहिए? देखिए, अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो पाकिस्तान को अब रिलैक्स नहीं होना चाहिए। बाकी कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक मैच जीत गया, बस वर्ल्ड कप नहीं जीता है पाकिस्तान, तो खुद एतमादी कहते हैं ना, इंसान को ले डूबती है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, इस बात को समझते हैं कि अगर उन्होंने खुद एतमादी का मुजाहरा किया तो उनके लिए मुश्किल पैदा होगी, क्योंकि ग्रुप बड़ा टफ है। अफगानिस्तान की टीम बड़ी जबरदस्त टीम है, उसके अलावा आप देखें न्यूजीलैंड की टीम भी बड़ी अच्छी टीम है। तो मैं समझता हूँ न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में पाकिस्तान को ऑल आउट जाना चाहिए, ताकि पाकिस्तान कम से कम इस ग्रुप 2 से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सके। अच्छा मिर्जा साहब, विनिंग कॉम्बिनेशन यही बरकरार रहना चाहिए टीम का?
राना साहब देखें, अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए तो विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़ा नहीं जाता, लेकिन शारजा क्रिकेट स्टेडियम की विकेट ऐसी है जो फ्लैट विकेट है, जो बैट्समैनों की जन्नत है। जो अफगानिस्तान ने स्कॉटलैंड के खिलाफ मैच खेला उसमें अफगानिस्तान की टीम ने 190 रन स्कोर किए। तो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के मुकाबले में शारजा क्रिकेट स्टेडियम की विकेट डिफरेंट है। क्या कोई तब्दीली करते हैं? हसन अली थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म है, क्या उनकी जगह मोहम्मद वसीम जूनियर को टीम में शामिल किया जाता है, या फिर मेरे ख्याल में तो शायद ये इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे जिसने भारत के खिलाफ 10 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी। अच्छा मिर्जा साहब, ये बताइएगा कि बाबर आजम की बैटिंग पे नहीं बात कर रहा, लेकिन कप्तानी के ऊपर वो बड़ा डिफरेंट कप्तान नज़र आया, कूल, काम, कॉन्फिडेंट, पैनिक नहीं हो रहा था। तो ये जो मैनेजमेंट तब्दील हुई है इसके भी असरात मुरतब हुए हैं बाबर पे? लगता यही है, आपने बिल्कुल सही कहा राना साहब के कुछ असरात तो नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब तक मिसबाह-उल हक पाकिस्तानी टीम के हेड कोच थे, लोग ये इल्जाम दे रहे थे कि शायद वो बाहर से बैठकर कंट्रोल कर रहे हैं, उनका बाबर आजम का रिमोट कंट्रोल उनके पास है। लेकिन कल जो हिकमत अमली थी, जो प्लान सेट किया था, जो प्लान बनाया था, सकलैन मुश्ताक देखिए क्वालिफाइड कोच है, वो इंग्लैंड की टीम के साथ एज अ स्पिन बॉलिंग कोच वाबस्ता रहे और इसी तरह से वेस्ट इंडीज के साथ, तो उन्हें तजुर्बा बहुत है। तो मेरे ख्याल में सकलैन ने जो प्लान चॉक आउट किया और फिर जो कंसल्टेंट हैं दो, मैथ्यू हेडन और वर्दन फलेंडर, उन्होंने भी उस पर रोल प्ले किया। तो मेरे ख्याल में यही बुनियादी वजह है कि बाबर आजम कल डिफरेंट नजर आ रहे थे और बाकायदा गेम प्लान के साथ मैदान में उतरे थे, जो पाकिस्तान की कामयाबी की बुनियाद बना। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया। ये बड़ी अच्छी बात की है कि हमें क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेलना चाहिए। कल न्यूजीलैंड के जो कप्तानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इसको बदले का मैच ना बनाएं और हमारे जो अपना टीम है वो भी इसको एज क्रिकेट देखें। ठीक है, जो उन्होंने किया गलत किया, बाइकआउट किया और उसका वो अपना मैच जीत के इंशाल्लाह हमें तोहफा देंगे, लेकिन ये है कि इसको ना बदला, इसको ना क्रिकेट की तरह खेलें। और मेरा आपसे सवाल है, हम दोनों को आपने ड्यूटी लगाई हुई है, एक सुबह हम आगे एडिटोरियल कॉलम देखते हैं, तमाम अखबारात का जो एडिटोरियल हैं वो क्रिकेट पे हैं। हाउ इट कम्स, कैसे आप लेते हैं? बात यह कि जैसे भारत के अंदर मैच के बाद एक नफरत की फिजा पैदा हुई, पाकिस्तान में फतह के बाद एक मोहब्बत की फिजा पैदा हुई। अच्छा, आप तमाम इदारियाँ पढ़ लें, क्रिकेट को अप्रिशिएट किया गया है, मैंने इदारिया लिखा है, तो मैंने उसमें एक बात ज़रूर की है कि क्रिकेट ही सब कुछ नहीं है। हमारे पास हॉकी है, फुटबॉल है, स्विमिंग है, स्क्वाश है, कुश्ती है, ये भी हमारे खेल हैं। और हॉकी के साथ तो वही सलूक किया गया, कौमी खेल है हॉकी, माजी में हुक्मरानों ने हॉकी के साथ वही सलूक किया जो कौम के साथ किया। हॉकी को भी प्रमोट करना चाहिए, वो हमारा प्राइड है। हमने दुनिया के तमाम टाइटल जीते हैं हॉकी के अंदर, और एक वक्त था कि दुनिया कहती थी कि हॉकी खत्म हो जाएगी अगर पाकिस्तान ऐसे ही जीतता रहा। सो मैं ये समझता हूँ हमारे तमाम अखबारात, क्योंकि हमारा माइंडसेट पाकिस्तानी है, हम पाकिस्तान के लिए सोचते हैं, तो तमाम अखबारात ने उसी तरह जो है मामलात को देखा। और ये एक अच्छी बात है कि हम पाकिस्तान के हवाले से हम सब की सोच एक सी है। वैसे एक चीज़ है कि हमारा जो टारगेट है ना वो वर्ल्ड कप जीतना है। कल मैंने बहुत से हमारे जो पॉलिटिशियंस है ना उनकी भी स्टेटमेंट सुने हैं जिन्होंने कहा कि हमने तो बस वर्ल्ड कप जीत लिया, बस पाकिस्तान भारत का मैच हो गया है, यहाँ तक महदूद नहीं होना चाहिए। हमारी स्पोर्ट्स उस वक्त तक फरोग नहीं पा सकती, दूसरी जो स्पोर्ट्स है, जब तक 17 साल से एक शख्स का ओलंपिक्स एसोसिएशन पर कब्जा रहेगा, उसका कब्जा खत्म नहीं करवाया जाता। अच्छा जी, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में सरवर बारी साहब का कालम है और वो NA 133 के हवाले से है, और उसमें उन्होंने कुछ सवाल उठाए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन सलमान, आई नीड योर कमेंट्स। सर देखिए, बड़ा सिंपल सा कमेंट है। उन्होंने कहा कि जो EVM है ना, जो इस वक्त हुकूमत की तरजीहात अगर लगती हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो उन्होंने कहा कि एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि NA 133 का जो इलेक्शन है, जो लाहौर का ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, उसमें ये तजर्बा कर लिया जाए। मैं तो इससे आगे एक कदम आगे बढ़ के बात करता हूँ। ये जो भी दिसंबर में इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन अनाउंस किए हैं और कहा जा रहा है कि पंजाब में मार्च या अप्रैल में इलेक्शन होंगे, तो इसमें कम से कम को 20% इलेक्शन जो है ना लोकल गवर्नमेंट के और ये लाहौर का बाई इलेक्शन अगर ये EVM पे कर लें तो एक अच्छा तजर्बा हो सकता है और उससे जो खदशात उसके बारे में पाए जाते हैं उसको दूर करने में मदद मिल सकती है। बिल्कुल राना साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि आप अपोजिशन कहते हैं ना कि ये अपना इसको मशीन को इस्तेमाल नहीं करना है, इसमें फलां मसाइल है, फलां मसाइल है, तो ये एक टेस्ट रन कर लें। आप कम से कम 15-20 पोलिंग स्टेशन पे ये इसको अपना कर दें ताकि जो उसकी खराबियां बाहर आ जाएं और उसको खराबियों को दूर किया जा सके। अब
शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो शफाफ इलेक्शन के लिए इसका तजर्बा कर लें, ज्यादा नहीं तो 15-20 पोलिंग स्टेशन में कर लें। और ये राणा साहब अगले जो 2023 के इंतखाबात हैं वहां पर भी मरहलावार इसमें जो है अमल दरामद ईवीएम पर हो सकता है। बहुत आज के प्रोग्राम का जी वक्त खत्म हो रहा है। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अगर भारत में क़यामत मची पाकिस्तान की जीत पे, तो हमारे कुछ सियासतदानों ने भी उल्टे सीधे ट्वीट किए। पाकिस्तान के साथ रहना चाहिए, पाकिस्तान की खुशियों के साथ रहना चाहिए, हर वक्त किड़ नहीं निकालनी चाहिए। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी।